हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दीपक यादव आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आज कराएंगे सभी क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को अच्छे ढंग से दोस्तों समझेंगे, एक एक ऑप्शन को दोस्तों समझेंगे। जितने भी दोस्तों पॉइंट समझाएंगे, नोट कराएंगे, सभी पॉइंट को नोट करिएगा, अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करेंट अफेयर्स के क्लास का। और तो चलिए आगाज करते हैं आज के करेंट अफेयर्स के फर्स्ट क्वेश्चन का। ये रहा दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आगामी जो भी एग्जाम होगा दोस्तों, उस एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि फरवरी 2022 को 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में छपेगा ही छपेगा दोस्तों। कह रहा है कि 5वीं बार इंडिया ने दोस्तों 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप क्या किया है, खिताब जीत गया है। और ये कह रहा है कि दोस्तों किसे हरा कर जीता है। तो दोस्तों एक एक पॉइंट को, अंडर 19 वर्ल्ड कप के एक एक पॉइंट को नोट करते हैं दोस्तों और अच्छे ढंग से समझते हैं। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की शुरुआत दोस्तों 1998 ईस्वी में होती है, स्टार्ट होता है 1998 ईस्वी में दोस्तों स्टार्ट होता है। दोस्तों देखते हैं, तो 1998 में स्टार्ट होता है। भारत ने 5 बार खिताब जीत चुका है। कब कब दोस्तों? सबसे पहले 2000 ईस्वी में खिताब जीता था, इसके बाद 2002 में, इसके बाद दोस्तों 2008 में और 2012 और 2018 में दोस्तों खिताब जीता था। अब की बार फिर जीत गया दोस्तों 2022 में। 2022 में दोस्तों फिर जीत गया भारत, 2000 में, 2008 में, 2012 और 2018 तथा दोस्तों 5वीं बार जीता है 2022 में। तो दोस्तों भारत ने कुल मिलाकर 5 खिताब जीत गया है, किसे? अंडर 19 वर्ल्ड कप का। दोस्तों बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप यह आईसीसी के द्वारा, किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा आयोजित होता है, आयोजित आईसीसी के द्वारा होता है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, पहली बार 2000 ईस्वी में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में इंडिया ने, मोहम्मद कैफ की कप्तानी में जीता था। मोहम्मद कैफ की कप्तानी में 2000 ईस्वी में क्या किया था दोस्तों? इंडिया ने जीता था अंडर 19 वर्ल्ड कप। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो वर्ल्ड कप तो मोहम्मद कैफ के कप्तानी में अभी 2022 में जो हुआ है दोस्तों, 2022 में अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ है, अंडर 19 वर्ल्ड कप दोस्तों जो हुआ है 2022 में जो दोस्तों वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें इंडिया ने जीता है दोस्तों। इंडिया इसमें विजेता रहा है। इंडिया जीता, किसे हराया दोस्तों? तो इंग्लैंड को। इंग्लैंड दोस्तों इसमें उप विजेता रहा।
उप विजेता, ये मोहम्मद कैफ की कप्तानी में, मोहम्मद कैफ की कप्तानी में। 2022 में किसकी कप्तानी में दोस्तों? तो 2022 में यश धूल की कप्तानी में, यश धूल की कप्तानी में दोस्तों 2022 में इंडिया ने क्या जीता है? इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप। देखते हैं दोस्तों, इसमें इंडिया 47 ओवर 4 गेंदा में क्या किया? जीत गया मैच दोस्तों। कितना रन दोस्तों बनाया? 195 रन। लास्ट मैच में दोस्तों दिनेश गावा ने छक्का मारकर मैच को क्या कर दिया? जिता दिया। दिनेश बाका ने छक्का मारकर मैच को क्या किया दोस्तों? जिता दिया। कितने दोस्तों? तो इंग्लैंड को इंडिया ने 4 विकेट से हराया। कितने विकेट से हराया? 4 विकेट से, 4 विकेट से हराया इंग्लैंड को। इंग्लैंड को 4 विकेट से इंडिया क्या किया दोस्तों? हरा दिया। तो दोस्तों अंडर 19 का टोटल डिटेल्स करेंगे दोस्तों। अंडर 19 जो वर्ल्ड कप होता है दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप, यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है दोस्तों। इसका आयोजन आईसीसी के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन आईसीसी के जो दोस्तों राष्ट्रीय दोस्तों मतलब ये अंडर 19 जो है, अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन आईसीसी के द्वारा दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। तो इसको दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है 1998 में दोस्तों स्टार्ट होता है। 2000 में, 2008, 2012, 2018 और 2022 में क्या किया दोस्तों? 5 बार। सबसे ज्यादा दोस्तों अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसका है तो इंडिया का है। अपना इंडिया 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुका है दोस्तों। इससे ज्यादा कोई भी देश अभी जीता नहीं है दोस्तों। अभी दोस्तों देखते हैं इसमें दोस्तों, अगर पूछेगा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में नया देश कौन शामिल हुआ, नया टीम कौन शामिल हुआ है, तो दोस्तों नया टीम शामिल हुआ है युगांडा की टीम। युगांडा की टीम शामिल हुआ है। युगांडा की टीम दोस्तों पहली बार शामिल हुआ है। युगांडा की जो टीम है वह दोस्तों पहली बार शामिल हुआ। कौन सा टीम दोस्तों? तो युगांडा की टीम पहली बार शामिल हुआ। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2022 अभी हुआ है यह कहाँ हुआ है, तो 2022 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है दोस्तों, यह हुआ है दोस्तों कहाँ? वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज में दोस्तों मैच हुआ है। कहाँ हुआ है? वेस्ट इंडीज में दोस्तों कहाँ हुआ? मैच हुआ है जो 2022 में हुआ। स्टार्ट कब? तो 14 जनवरी को दोस्तों क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। ये कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों 2022 में इसका 14वां संस्करण है, 14वां एडिशन है 2022 में। आगे देखते हैं दोस्तों, तो वेस्ट इंडीज में अगले साल 2020 में दोस्तों यह जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है दोस्तों प्रति 2 वर्ष पर आयोजित किया था। कितने वर्षों पर दोस्तों? प्रति 2 वर्षों पर आयोजित किया जाता है। हर 2 वर्ष पर अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन होता है दोस्तों। 2020 में जो हुआ था पिछले बार 2020 में जो हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया दोस्तों उप विजेता था। 2020 में विजेता कौन था? तो दोस्तों 2020 में विजेता था, 2020 में दोस्तों बांग्लादेश विजेता था। बांग्लादेश 2020 में बांग्लादेश 2020 में दोस्तों बांग्लादेश विजेता था। 2020 में कौन विजेता दोस्तों? तो 2020 में विजेता था बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों। और
इसके पहले 2016 में भी दोस्तों इंडिया क्या रहा था, उप विजेता। 2016 में भी इंडिया, इसमें इंडिया क्या था, उप विजेता। उप विजेता था इंडिया। ये दोस्तों 2020 वाला कहाँ हुआ था, तो 2020 वाला हुआ था न्यूजीलैंड में। 2020 वाला दोस्तों हुआ था न्यूजीलैंड में। तो दोस्तों ये रहा पूरा अंडर 19 वर्ल्ड कप का पूरा डिटेल्स दोस्तों को। इसके एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए दोस्तों, जो किसी न किसी परीक्षा में, हर एक एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। इससे क्वेश्चन पूछने ही वाला है दोस्तों, इसका हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड इस क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा कि इंग्लैंड को हराकर इंडिया क्या किया है, 5वीं बार खिताब जीत चुका है। इससे पहले कितना खिताब जीता था, 4। अब कितना खिताब जीत गया दोस्तों, तो 5 बार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली, हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बनी है। तो देश की पहली नगर निकाय क्या देने वाली दोस्तों, तो व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं। कितनी सेवाएं दोस्तों, तो 80 सेवाएं देने वाली किस पे, तो व्हाट्सएप पर। अगर क्वेश्चन पूछेगी दोस्तों व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली हाल ही में कौन सी नगर निकाय बनी है, तो दोस्तों वह बनी है मुंबई नगर निकाय। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुंबई महानगर पालिका। मुंबई महानगर पालिका ने दोस्तों हाल ही में 80 सेवाएं किस पे, तो व्हाट्सएप पर देने वाली पहली नगर निकाय बन गई है। दोस्तों बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा अभियान, तो जागरूक वोटर अभियान। देख लेते हैं क्या है जागरूक वोटर अभियान। तो दोस्तों जागरूक वोटर अभियान किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने, तो दोस्तों देख लेते हैं जागरूक वोटर अभियान। जागरूक वोटर अभियान किसके द्वारा दोस्तों ये जारी किया गया है, तो जारी किया गया दोस्तों ट्विटर के द्वारा। ट्विटर के द्वारा इसे दोस्तों जारी किया गया है। देख लेते हैं क्यों जारी किया गया दोस्तों, तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। किसको जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को, यानी वोटर्स को, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, तो दोस्तों मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूक वोटर अभियान कौन चलाया दोस्तों, तो ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों बात करें मतदाता, तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। अब हाल ही में दोस्तों यह जारी किया गया है, क्यों, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। देख लेते हैं कौन सा 5 राज्यों में दोस्तों विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्हीं के गाइडलाइन के लिए दोस्तों यह अभियान शुरू किया गया है। देखते हैं दोस्तों, पहला यूपी, दूसरा उत्तराखंड, पहला दोस्तों यूपी में, दूसरा दोस्तों उत्तराखंड, तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा में दोस्तों कौन, तीसरा में है मणिपुर, चौथा देखते हैं, चौथा है गोवा, पांचवा देख लेते हैं
5वां है पंजाब। तो दोस्तों इन्हीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। इसी चुनाव को लेकर के दोस्तों ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है, क्योंकि मतदाताओं को, वोटर्स को जागरूक करने के लिए, इन्हीं 5 राज्यों में दोस्तों क्या होने हैं, चुनाव होने हैं। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब। कौन सा चुनाव दोस्तों? तो विधानसभा चुनाव। कौन सा चुनाव दोस्तों? विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे कंडक्ट कराना है इन्हीं 5 राज्य में। तो दोस्तों देख लेते हैं, अगर बात करते हैं यूपी, तो यूपी में दोस्तों सबसे अधिक लोकसभा सीट, सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें, सबसे अधिक विधानसभा की सीटें, सबसे अधिक विधान परिषद की सीटें हैं। पूरे देश में सर्वाधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें किस राज्य में है? तो दोस्तों वह है यूपी में। लिख लेते हैं कितना कितना सीटें हैं दोस्तों। तो यूपी में देखते हैं तो विधानसभा में दोस्तों यूपी में टोटल 403 सीटें हैं। कितना? विधानसभा की बात करें तो 403 सीट। विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। और दोस्तों देखें विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? विधान परिषद की 100 सीटें। और देखें लोकसभा की दोस्तों सीटें यहाँ पे कितनी है? तो लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पे है दोस्तों 31 सीटें। कितना है, कहाँ है? यूपी में। तो दोस्तों सर्वाधिक यहीं पे है, पूरे भारत में सर्वाधिक राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें कहाँ है? यूपी में। विधानसभा की बात करें तो 403, विधान परिषद की बात करें तो 100, लोकसभा की बात करें तो 80, राज्यसभा में 31। दोस्तों यहीं पे है जो 5 राज्यों में, यूपी में ही केवल क्या है? विधान परिषद है। ये जो 4 राज्य नीचे दिखाई दे रहे हैं, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, इन चारों राज्य में विधान परिषद नहीं है। इन चारों राज्यों में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद दोस्तों क्या है? यहाँ पे चारों राज्यों में नहीं है। सबसे कम लोकसभा की सीटें दोस्तों पूछे तो सबसे कम लोकसभा की सीटें गोवा में, लोकसभा की सीटें कितनी है? तो लोकसभा की सीट है 2। कितना? 2 दोस्तों। राज्यसभा की बात करें तो 1 सीटें है। और विधानसभा की बात करें तो 40 सीटें हैं। एक एक पॉइंट को नोट करिएगा दोस्तों। मणिपुर में देख लेते हैं तो मणिपुर में भी दोस्तों लोकसभा की, किसकी? मणिपुर में भी लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1 और विधानसभा की सीटें की बात करें तो दोस्तों 60 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों। एक बच गया पंजाब। ए रहा पंजाब। पंजाब में दोस्तों बात करें तो पंजाब के देख लेते हैं तो यहाँ पे 13 सीटें हैं लोकसभा, राज्यसभा की 17 सीटें हैं तथा विधानसभा की सीटें हैं 117। कितना? 117 सीटें हैं दोस्तों। बात करें तो पंजाब के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। उत्तराखंड के कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री हैं। गुरमीत सिंह वहाँ के राज्यपाल हैं। गोवा के प्रमोद सावंत, श्री एस धरन पिल्लई, श्री एस क्या है दोस्तों? यहाँ के पिल्लई जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। उत्तराखंड के दोस्तों पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल। अब दोस्तों मिजोरम, मणिपुर की देखते हैं। मणिपुर के दोस्तों तो ला गणेशन और वहाँ के एन बीरेन सिंह
क्या है वहां के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स रहा, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्विटर। ट्विटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश में व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल, कौन सा दोस्तों, तो व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल और व्हाइट स्वान, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल बॉम्बर का, व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल बॉम्बर का जो अनावरण है वह किस देश के द्वारा दोस्तों किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल बॉम्बर, स्ट्रैटेजिक मिसाइल बॉम्बर की बात करते हैं दोस्तों। यह इसका अनावरण किस देश में हुआ है, तो इसका अनावरण हुआ है दोस्तों रूस में। रूस में दोस्तों इसका अनावरण हुआ है। कौन सा देश में दोस्तों, रूस में। यह है क्या दोस्तों, तो व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल बॉम्बर को व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। व्हाइट स्वान मतलब सफेद हंस के नाम से भी इस बम्बर को, इस मिसाइल को जाना जाता है दोस्तों। ये जो व्हाइट स्वान स्ट्रैटेजिक मिसाइल, इसका निर्माण परमाणु हथियारों को ढोने के लिए किया गया है। परमाणु हथियारों का ढोने के लिए दोस्तों, ले जाने के लिए इसका डिजाइन किया गया है। किसका दोस्तों, तो स्ट्रैटेजिक मिसाइल बॉम्बर का, परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए इसका डिजाइन किया गया है दोस्तों। यह सबसे सुपरसोनिक विमानों में से एक है। यह सुपरसोनिक विमानों में से क्या है दोस्तों, यह एक विमान है दोस्तों। यह जो स्ट्रैटेजिक मिसाइल है यह 34 टन, कितना दोस्तों, इसको नोट कर लेते हैं, 34 टन भार को ढो सकता है। 34 टन भार को क्या कर सकता है, ढो सकता है। इसे व्हाइट स्वान भी कहते हैं। व्हाइट स्वान दोस्तों मतलब सफेद हंस के नाम से भी जाना जाता है। सफेद हंस का भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। 34 टन भार को क्या सकता है, ढो सकता है। इसके बाद यह सुपरसोनिक बॉम्बर है, यानी मिसाइल है, सुपरसोनिक है दोस्तों। आगे की बात करें, आगे कह रहा है दोस्तों, तो यह 24, यह दोस्तों 24 मिसाइलों को दोस्तों एक बार में डिलीवर कर सकता है। कितने को, 24 डिलीवर कर सकता है। 24 दोस्तों परमाणु हथियारों को एक बार में क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। 24 परमाणु हथियारों को यह एक बार में डिलीवर कर सकता है दोस्तों। यह जो बॉम्बर है, यह जो बमवर्षक विमान है, यह देख लेते हैं और इसके बारे में। तो यह 14,000 किलोमीटर की दूरी, 14,000 किलोमीटर की दूरी बिना ईंधन के तय कर सकता है। बिना ईंधन के तय कर सकता है। एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं दोस्तों। तो कह रहे 14,000 किलोमीटर की दूरी बिना ईंधन के 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है दोस्तों।
देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो कह रहे व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बम्बर रूस में इसका अनावरण किया गया है। 34 टन से अधिक भार का सकता है इसमें दोस्तों, 34 टन से अधिक भार भी ढो सकता है। और देखते हैं यह एक सुपरसोनिक, यह भारत, यह तो दोस्तों जो सुपरसोनिक मिसाइल है उसमें से, सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक विमान है, मिसाइल है। आगे कह रहा है दोस्तों इसे व्हाइट स्वान, सफेद हंस के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं यह 24 परमाणु हथियारों को डिलीवर कर सकता है। 24 क्रूज मिसाइलों को दोस्तों क्या करता है, 24 क्रूज मिसाइलों को, कितना, तो यह एक 24 क्रूज मिसाइल को, क्रूज मिसाइल को डिलीवर कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, डिलीवर कर सकता है। और बात करें दोस्तों तो यह 14,000 किलोमीटर की जो दूरी है, 14,000 किलोमीटर की दूरी बिना ईंधन डाले, बिना ईंधन डाले दोस्तों यह 14,000 किलोमीटर की दूरी क्या कर सकता है, तय कर सकता है। तथा दोस्तों यह जो बम्बर है, स्ट्रेटेजिक मिसाइल बम्बर है, यह युद्ध के समय 1 दिन से अधिक समय तक आकाश में रह सकता है। कितने दिन तक दोस्तों, 1 दिन से अधिक समय तक, 1 दिन से अधिक समय तक, 1 दिन से अधिक समय तक आकाश में रह सकता है, अधिक समय तक, 1 दिन से अधिक समय तक आकाश में रह सकता है दोस्तों, 1 दिन से अधिक समय तक आकाश में रह सकता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल, कौन सा दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए, कौन सा मिसाइल है दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल। तो बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कह रहा है कि कौन सा देश ने 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे करके खरीदने का अनुबंध भारत के साथ किया है, वह कौन सा देश है। तो दोस्तों पहले देखते हैं ब्रह्मोस है क्या, देख लेते हैं ब्रह्मोस के बारे में दोस्तों। ब्रह्मोस जो है दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल, यह दोस्तों जो मिसाइल है ब्रह्मोस, यह 375 मिलियन डॉलर के साथ, मिलियन डॉलर में भारत से यह फिलीपींस खरीदेगा। कौन सा देश दोस्तों, तो फिलीपींस, फिलीपींस वह देश कौन सा है, फिलीपींस। दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई देश, कौन सा दोस्तों, दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई देश है फिलीपींस। यह 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भारत के साथ क्या किया दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए अनुबंध किया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है दोस्तों, यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कौन सा, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर दोस्तों पूछे कि ब्रह्मोस क्या है, तो ब्रह्मोस क्या है दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों। ब्रह्मोस को तैयार किया गया है इसमें भारत और रसिया के द्वारा, भारत और रूस का, भारत प्लस रूस का यह संयुक्त रूप से बनाया गया दोस्तों, भारत और रूस के द्वारा इसे तैयार किया गया है दोस्तों। यह ब्रह्मोस के लिए, फिलीपींस द्वारा ब्रह्मोस के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है। किसका दोस्तों, तो ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस का पहला विदेशी ऑर्डर है। और बात करते हैं दोस्तों, जो फिलीपींस है वह भारत से 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीद रहा है। तो दिलचस्प की बात यह है, दिलचस्प की बात तो यह है दोस्तों कि जो फिलीपींस है, जो फिलीपींस है यह अमेरिका का सहयोगी देश है। किसका सहयोगी देश दोस्तों, तो अमेरिका का सहयोगी देश है फिलीपींस। और दोस्तों फिलीपींस ने
यह ब्रह्मोस मिसाइल, कौन सा मिसाइल? ब्रह्मोस मिसाइल चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी के लिए, किसके खिलाफ दोस्तों? तो चमगादड़ चिन्ह के खिलाफ सैन्य तैयारी के लिए फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को, किस मिसाइल को? ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस के संयुक्त से, जो भारत और रूस का संयुक्त मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, उस पर दोस्तों अपना विश्वास जताया है, भरोसा जताया है। तो दोस्तों भारत और फिलीपींस के इस समझौते पर दोस्तों क्या होने वाला है? हस्ताक्षर होने वाला है। तो दोस्तों भारत से कौन सा देश खरीदेगा? तो फिलीपींस। दोस्तों इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स आपके सामने रहा, एक एक पॉइंट को रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिलीपींस। तो कितने में दोस्तों? तो 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर में दोस्तों, ठीक। फिलीपींस के द्वारा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव, कौन सा मुक्त गांव दोस्तों? तो नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। वह गांव है दोस्तों कुंबलंगी, केरल। कौन सा गांव है दोस्तों? तो कुंबलंगी, केरल को नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जहां भी आए नैपकिन मुक्त दिमाग में रखना हमेशा। कुंबलंगी केरल को हाल ही में नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा मानाउरू मानाबाड़ी कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि मानाउरू मानाबाड़ी कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देख लेते हैं मानाउरू मानाबाड़ी कार्यक्रम क्या है। तो दोस्तों मानाउरू मानाबाड़ी कार्यक्रम, यह कार्यक्रम तेलंगाना सरकार किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना राज्य से दोस्तों यह संबंधित है। यह है क्या दोस्तों? यह एक जो कार्यक्रम है, यह राज्य के स्कूलों के बुनियादी शिक्षा को क्या करेगा? निर्माण करेगा। यह दोस्तों क्या करेगा? राज्य के जितने भी स्कूल है, राज्य के स्कूलों में बुनियादी शिक्षा का, बुनियादी ढांचा का निर्माण करेगा। किसका दोस्तों? तो देख लेते हैं बुनियादी राज्य के स्कूलों का, राज्य के स्कूलों के बुनियादी ढांचों का निर्माण करेगा। बुनियादी ढांचों का निर्माण करेगा। बुनियादी ढांचों का दोस्तों क्या करेगा? ये निर्माण करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जो कार्यक्रम है अभी 7,289 करोड़ की लागत से इसे क्या किया जाएगा दोस्तों? लागू किया जाएगा। इतना लागत से क्या होगा? ये लागू होगा। कितना? 7,289 करोड़ की लागत से मानाउरू मानाबाड़ी कार्यक्रम को दोस्तों लागू किया जाएगा। बात करते हैं इसे कितने छात्रों को लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों इससे 19.84 लाख छात्र क्या होंगे दोस्तों? इससे लाभान्वित होंगे। इससे कितने छात्र लाभान्वित होंगे? तो 19.84 लाख छात्र इस योजना से क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है सबसे पहले, यह दोस्तों यह जो कार्यक्रम है मानाउरू मानाबाड़ी, यह पहला चरण इसका जो होगा, इसका जो पहला चरण है, पहले चरण में कितने स्कूलों? तो राज्य के 9,123 स्कूल में
तो दोस्तों पहले चरण में 9,123 स्कूलों में क्या होगा, यह स्टार्ट किया जाएगा। पहले ही 9,123 स्कूलों में स्टार्ट किया जाएगा इस योजना को। तो दोस्तों जहां भी क्वेश्चन दिखाई दे मानावुरु मानाबाड़ी, तो राज्य के स्कूलों के बुनियादी ढांचों का क्या करेगा, निर्माण करने के लिए यह कार्यक्रम लाया गया है। किस सरकार ने, तो तेलंगाना सरकार। यह तेलंगाना सरकार के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना। कितना लागत से दोस्तों, तो 7,289 करोड़ 19.84 लाख छात्र इसे लाभान्वित होंगे। पहले चरण में कितने स्कूलों में, तो 9,123 स्कूलों में, 9,123 स्कूलों में इसे पहले स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में जेरी गांव को, किस गांव को दोस्तों, तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव, कौन सा गांव, दुग्ध गांव घोषित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह जो जारी किया गया है दोस्तों, यह जो घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर, कौन सा दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर को। बात करते हैं कौन सा गांव, तो जेरी गांव। जो दोस्तों ये जेरी गांव है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले, कौन सा जिला है, रियासी जिले के जेरी गांव, रियासी जिले के दोस्तों कौन सा गांव है, जेरी गांव। यह दोस्तों इस जेरी गांव को कौन सा जिला में, रियासी जिले का, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के जेरी गांव को दुग्ध गांव घोषित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे लगभग 73 डेयरी फार्म है दोस्तों। यहाँ पे इस गांव में, कौन सा, जेरी गांव में 73 डेयरी फार्म तथा 370 गायें हैं। इसीलिए इस गांव को दोस्तों पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है। यहाँ पे दोस्तों अभी फिर 57 डेयरी फार्म बनाने का फिर स्वीकृति मिला है दोस्तों। कितना डेयरी फार्म, तो 57 डेयरी फार्म फिर खोलने का अनुमति दोस्तों स्वीकृति मिल गया है। अभी फिलहाल में वहाँ पे कितना डेयरी फार्म है दोस्तों, तो 73 डेयरी फार्म और 370 गायें हैं दोस्तों। यह जो गांव है जेरी गांव, यहाँ पे महिलाओं ने भी इस डेयरी फार्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली है दोस्तों। जो डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म से दूध को इकट्ठा करके महिलाएं वहां के विक्रेताओं के घर तक दूध को क्या करती है, पहुंचाती है दोस्तों। ये दोस्तों वहां पे डेयरी के द्वारा वहां के लोगों को जो खोआ बनाने का जो मशीन है, पनीर बनाने का जो मशीन है, घी बनाने का जो मशीन है, और जो दोस्तों मिल्क वैन है, वहाँ 50% सब्सिडी पे दोस्तों डेयरी के द्वारा वहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। कितना परसेंट, तो 50%। जितने भी मशीन है सब मशीन वहाँ 50% सब्सिडी पे दोस्तों मिल रहा है। तो वह कहाँ का गांव है, वह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के जेरी गांव है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, जवाहरलाल नेहरू JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि पहली महिला, बात तो यहाँ है कि पहली महिला कह रहा है अभी, JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किसे किया गया है। तो दोस्तों नोट कर लेते हैं, JNU की पहली महिला नियुक्त किया गया है शांति श्री धूलीपड़ी पंडित को। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को, धूलीपुड़ी पंडित को तो JNU की पहली महिला ये बन गई हैं कुलपति। क्या बनी है दोस्तों, तो JNU की
पहली महिला कुलपति, पहली महिला कुलपति बनी है। पहली महिला कुलपति कब दोस्तों इन्हें बनाया गया है? तो 4 फरवरी को इनको जेएनयू का पहला महिला कुलपति बनाया गया। बात करते हैं दोस्तों इनके बारे में, तो यह 13वें नंबर की हैं। कौन सी नंबर की हैं? यह 13वें नंबर की कुलपति बनी हैं। 13वें नंबर बात करें दोस्तों तो यह शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जेएनयू का 13वां कुलपति नियुक्त किया गया है। लेकिन दोस्तों यह महिला में पहली महिला बनी है। ठीक है, पहली महिला कब? तो 4 फरवरी को। थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित कौन थी। तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित दोस्तों 1988 में, दोस्तों 1988 में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रही हैं। किस विज्ञान के दोस्तों? तो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर। किस विश्वविद्यालय में? तो सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में क्या रही हैं दोस्तों? ये प्रोफेसर के रूप में कार्य की हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। इन्हें हाल ही में बनाया गया है जेएनयू का पहली महिला कुलपति। अगर दोस्तों पूछे कि इस किसका स्थान ली हैं, तो दोस्तों ये स्थान ली हैं, ये स्थान ली हैं, इससे पहले थे एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार क्या थे दोस्तों? इससे पहले एम जगदीश कुमार क्या थे दोस्तों? तो जेएनयू के कुलपति यही थे। इन्हीं के स्थान पे बनाया गया है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जेएनयू का पहली महिला कुलपति। दोस्तों जगदीश कुमार, तो जगदीश कुमार क्या बनाया गया दोस्तों? जगदीश कुमार को हाल ही में यूजीसी का बनाया गया आयोग, यानी दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। किसको? जगदीश कुमार। तो जगदीश कुमार हाल ही में क्या बन गए हैं? यूजीसी का अध्यक्ष। यूजीसी का अध्यक्ष बना दिया गया किसको? तो दोस्तों जगदीश कुमार को। जगदीश कुमार बन गए यूजीसी का हेड, इसलिए इनके स्थान पे शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जेएनयू का पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा दोस्तों आज का अंतिम सवाल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है। यह दोस्तों क्वेश्चन 100% आगामी होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छपेगा दोस्तों। यह क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में छपेगा दोस्तों कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो दोस्तों इसके एक एक पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है क्या। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तो दोस्तों देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का दोस्तों अनावरण किया गया है। यह कहाँ है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में। हैदराबाद में अनावरण कब हुआ दोस्तों? तो 5 फरवरी 2022। 5 फरवरी 2022 को। यह किसकी प्रतिमा है? तो दोस्तों यह प्रतिमा है संत रामानुजाचार्य की। संत रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा है। संत रामानुजाचार्य, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा दोस्तों। संत रामानुजाचार्य की क्या है? यह प्रतिमा है दोस्तों। संत रामानुजाचार्य क्या थे? तो यह एक महान संत एवं समाज सुधारक। ये क्या थे दोस्तों? इनका जन्म कहाँ हुआ था देख लेते हैं। तो इनका जन्म तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। श्री पेरुम, दोस्तों इनका जन्म तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। पेरुम्बदूर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था।
कब हुआ था दोस्तों? तो 1017 ईस्वी में, 1017 1017 ईस्वी में इनका जन्म तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, यह एक महान समाज सुधारक, यह दोस्तों क्या थे? समाज सुधारक तथा दार्शनिक थे। दोस्तों इनकी 1000वीं जयंती पर दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया गया, अनावरण किया गया है। कितना खर्चा लगा है दोस्तों? 1000वीं जयंती भी है और 1000 रुपए, 1000 करोड़ इसमें क्या लगा है दोस्तों? खर्च लगा है। 1000वीं जयंती, 1000 करोड़ खर्च। बात करते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट ऊंची, इसकी ऊंचाई कितना है? 216 फीट, 216 फीट ऊंची यह मूर्ति बनी है। और बात करें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की, तो दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है विश्व की, कहाँ की? तो विश्व की बैठी हुई दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, सबसे ऊंची मूर्ति है विश्व की। दोस्तों विश्व की बैठी हुई दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है कौन? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अगर दोस्तों पूछे पहली कौन है, विश्व की पहली बैठी हुई ऊंची मूर्ति कौन है, तो दोस्तों वह है थाईलैंड में, वह है बुद्ध की मूर्ति। बुद्ध की जो मूर्ति है दोस्तों कहाँ है? थाईलैंड में। यह थाईलैंड में बुद्ध की जो मूर्ति है दोस्तों, फर्स्ट, पहली बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति, बैठी हुई फर्स्ट, पहली बैठी हुई सबसे ऊंची मूर्ति। तो दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो हैदराबाद में स्थित है। 5 फरवरी 2022 को अनावरण किया गया, किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। संत रामानुजाचार्य 1017 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तमिलनाडु श्री पेरुम्बदूर में इसका क्या होता है दोस्तों? जन्म हुआ था। पेरुम्बदूर में इनका जन्म हुआ था। एक क्या थे? समाज सुधारक। क्या थे दोस्तों? यह समाज सुधारक तथा दार्शनिक संत थे। इन्होंने दोस्तों इनकी 1000वीं जयंती पर 1000 करोड़ खर्च से यह स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण किया गया। यह 216 फीट ऊंची मूर्ति बनी है और विश्व की बैठी हुई दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति। बुद्ध की मूर्ति जो है थाईलैंड में है, यह भारत की, यह विश्व की, सॉरी दोस्तों, विश्व की अगर पूछे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है तो बुद्ध की मूर्ति है। दूसरी पूछेगा तो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। दोस्तों अगर बात करें कहेगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्यों कहा गया, तो दोस्तों इन्होंने इक्वलिटी, समानता पर जोर दिया था। ये जो संत रामानुजाचार्य थे अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को दोस्तों ये समाप्त किए थे तथा इक्वलिटी का दोस्तों क्या किए थे? समानता को अपनाए थे। ये दोस्तों इसलिए इक्वलिटी को अपनाए थे, समानता को दोस्तों अपनाए थे तथा अनटचेबिलिटी को समाप्त किए थे। इसलिए इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इनका नाम दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा हैदराबाद।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक पॉइंट को इसको नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों बात करें तो हैदराबाद के कहाँ, तो शमशाबाद में, हैदराबाद के शमशाबाद। अगर जगह का नाम पूछे हैदराबाद में कहाँ, तो दोस्तों बाहर, और शहर के इलाकों से बाहर शमशाबाद में कितना जमीन में दोस्तों है, तो 45 एकड़। इसका परिसर जो है 45 एकड़ में है दोस्तों, इसका परिसर। ये रहा दोस्तों पूरा डिटेल्स इस क्वेश्चन का। तो आज का पूरा क्वेश्चन समाप्त दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।